अगला जो टॉपिक है वो है ज्यामिति। ज्यामिति मैथ का ये मान लो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। क्षेत्रफल वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसी से कवर होगा। अगर ये चीज़ आती है तो क्षेत्रफल वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ज्यामिति, ज्योमेट्री, सबसे पहले बातें मत करो। हाँ, क्या पूछ रहा है? ऑफिस में पूछ लेना। हाँ तो ऑफिस में पूछ लेना, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आकृतियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आकृतियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली हम जो आकृतियाँ पढ़ते हैं वो दो प्रकार की आकृतियाँ पढ़ते हैं। या तो वे आकृतियाँ द्विविमीय होंगी, 2D होंगी, 2 डायमेंशनल, या वे आकृतियाँ होंगी त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल। अब द्विविमीय जो आकृतियाँ होती हैं इनको हम समतल में दर्शा सकते हैं। इनको समतल में दर्शाया जा सकता है। समतल का मतलब है जैसे अपना ये ब्लैक बोर्ड है, ये एक समतल है। कॉपी का पेज है वो समतल है। तल दो प्रकार के होते हैं, हम दो ही प्रकार के तल पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं समतल यानी सीधा तल, जैसे ब्लैक बोर्ड है बिल्कुल सीधा है। दूसरा हम पढ़ते हैं वक्र तल। कौन सा? वक्र तल। वक्र का मतलब ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। तो आकृतियाँ कितने प्रकार की होंगी? बेसिकली दो प्रकार की। एक तो द्विविमीय आकृतियाँ जिन्हें हमें समतल में दर्शा सकते हैं। त्रिविमीय आकृतियाँ, इनको हम समतल में नहीं दर्शा सकते। इनके लिए खुले स्पेस या खुले वातावरण की आवश्यकता होती है, खुले आकाश की आवश्यकता होती है। खुले में दर्शाया जा सकता है इन्हें। जैसे घन है या आयत है, इसमें हम बनाए आयत, बोर्ड पे बना सकते हैं क्या? बन गया आयत। अब जैसे ही हमें बनाना है घन, घन बनाते हैं, उसका एक सतह तो हम बना देंगे। उसके बाद कितना चौड़ा है बोर्ड पे ऐसे तो बनेगा, कितना चौड़ा है वो हम केवल अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो दूसरी जो सतह है वो इस टाइप से हमें दिखेगी। लेकिन एक्चुअल में इनको हमें नहीं बना सकते पूरा बोर्ड के ऊपर। तो ध्यान रखना, द्विविमीय जो आकृतियाँ होती हैं इन्हें हम समतल में दर्शा सकते हैं। त्रिविमीय जो आकृतियाँ होती हैं इनको हम समतल में नहीं दर्शा सकते। इनके लिए खुले स्पेस की आवश्यकता होती है, खुले में इनको दर्शाया जा सकता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का डायग्राम बनाना है भाई, इसको नीचे वाला हिस्सा ये वर्ताकार है ना, ये तो बोर्ड पे बन गया। अब ये कितनी लंबाई तक है दर्शा सकते हैं क्या? हम केवल अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इस टाइप से होगा ये मार्कर। आगे बात समझ में? तो त्रिविमीय आकृतियाँ जो भी होती हैं उन्हें हम समतल में नहीं दर्शा सकते। द्विविमीय आकृतियाँ जो होती हैं उनको हम समतल में दर्शा सकते हैं। और नाम से ही पता चल रहा है द्विविमीय मतलब कितनी विमाएँ होती हैं? 2 विमाएँ होती हैं। 2 विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। त्रिविमीय कितनी विमाएँ होती हैं? 3 विमाएँ होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऊंचाई या गहराई बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई गड्ढा करना है, अब गड्ढा कितना ऊंचा है ये थोड़ी बोलेंगे, गड्ढा कितना गहरा है, ठीक है। तो कितनी विमाएँ काम में आएंगी? 3 विमाएँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, इसके जो उदाहरण बनते हैं, वो चतुर्भुज जितने भी होते हैं सारे के सारे इसमें आएंगे। चतुर्भुजों में आयत आ गया, वर्ग आ गया, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सारे के सारे आएंगे। त्रिभुज जो होता है वो भी इसी में आता है, क्योंकि उसे हमें समतल में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार वर्त जो होता है उसे भी हम समतल में दर्शा सकते हैं। वो सारे के सारे कौन सी आकृतियों में आते हैं?
द्विविमीय आकृतियों में आते हैं। इसी प्रकार त्रिविमीय जो आकृतियां होती हैं इसमें कौन कौन से आ गए? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और प्रिज्म और पिरामिड। ये सारे के सारे किस में आएंगे? त्रिविमीय आकृतियां। ठीक है। एक बात और ध्यान रखोगे कि द्विविमीय आकृतियां हैं उनका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। त्रिविमीय आकृतियां हैं इनका भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, लेकिन द्विविमीय आकृतियों का आयतन जो है वो हम नहीं निकाल सकते, केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार त्रिविमीय जो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी कारण हम पढ़ते हैं ना, द्विविमीय जो आकृतियां होती हैं उनका केवल क्षेत्रफल वाला टॉपिक मिलता है। क्षेत्रफल हम जो पढ़ते हैं उसमें या तो चतुर्भुज पढ़ते हैं या त्रिभुज पढ़ते हैं या वर्त पढ़ते हैं। इसी प्रकार आयतन वाला जो पार्ट होता है उसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीज़ें निकाली जाती हैं, और उसमें हम ये जो एग्जाम्पल आते हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो आकृतियाँ समझ में आ गई क्या कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। एक बार ये लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिख दो आकृतियों के 2 पार्ट बना दो, एक तो द्विविमीय और एक त्रिविमीय। द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय में नीचे लिख दो, इनमें 2 विमाएं होती हैं, इनमें 2 विमाएं होती हैं। 2 विमाएं कौन कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। त्रिविमीय में लिख दो, इनमें 3 विमाएं होती हैं, इनमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। अगर ज़मीन से ऊपर है तो हम ये बोलेंगे कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई लिखा जाएगा। अगर ज़मीन के अंदर है तो लिखा जाएगा कितना गहरा है, तो ऊंचाई या गहराई में से एक आएगा। अगला लिखेंगे द्विविमीय में नीचे, इन्हें हम समतल में दर्शा सकते हैं, इन्हें हम समतल में दर्शा सकते हैं। उधर लिख दो, इन्हें समतल में नहीं दर्शाया जा सकता है। त्रिविमीय में लिख दो, इन्हें समतल में नहीं दर्शाया जा सकता है। इनके लिए खुले आकाश की आवश्यकता होती है, इनके लिए खुले आकाश की आवश्यकता होती है, इन्हें ओपन स्पेस में दर्शा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लिख दो, द्विविमीय आकृतियों का केवल क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। द्विविमीय में लिख दो, द्विविमीय आकृतियों या इनका केवल क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, आयतन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। केवल क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, आयतन ज्ञात नहीं किया जा सकता। त्रिविमीय में लिख दो, इनका क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात कर सकते हैं, इनका क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात कर सकते हैं। द्विविमीय के उदाहरण लिख दो, त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज। अब चतुर्भुजों में जितने भी होंगे ना 500 टाइप आएंगी। ठीक है। और वर्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त।
और उनमें लिख दो गन, गनाब, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, छिन्नक और लिख दो इसमें, छिन्नक। छिन्नक क्या होता है भाई, हटा गया। एक शंकु है वो इस शेप में होता है क्या, अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो काटने पर जो आकृति बनती है ना इस टाइप की, ये जो आकृति बनती है ये कहलाता है छिन्नक। ठीक है, जो अपनी बाल्टी होती है ना वो छिन्नक की शेप में होती है। नीचे वाला हिस्सा काट दिया जाए तो जो शेप बचती है वो छिन्नक होता है। तो इतना आ गया क्या समझ में। आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार। गोला जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को कैसे बनाएगी ये बता। वर्त है वो साइकिल का पहिया होता है, उसको दर्शा सकते। फुटबॉल वर्त नहीं है, वो गोला है। वर्त और गोले में फ़र्क होता है। अब साइकिल का पहिया है और फुटबॉल है, दोनों में अंतर है क्या। तो साइकिल का जो पहिया है उसको हम दर्शा सकते हैं इस टाइप से, लेकिन फुटबॉल जो है उसको हम यहाँ पर दर्शा नहीं सकते, केवल अज्यूम कर सकते हैं। फुटबॉल मतलब चारों तरफ से गोल होता है, ये एक ही तरफ से होता है। ठीक है, इस कारण ये तो 2D में आता है, ये 3D में आता है। अब आगे लिखेंगे 2-4 नाम आते हैं। एक नाम मिलता आपको बिंदु, पॉइंट किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहेंगे ये बताओ। बिंदु किसे कहेंगे ये बताओ, नहीं पता, स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। बिंदु समतल पर, किस पर है, समतल पर एक नुकीले सिरे से जो भी आकृति बनती है, नुकीले सिरे को समतल पर रखेंगे, जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, बिंदु कहलाएगी। इसकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है कि बिंदु की जो साइज है वो क्या होगी। अब नुकीला सिरा है वो कितना भी हो सकता है, नुकीले सिरे को रखेंगे समतल पर, जो आकृति बनेगी ना वो क्या कहलाएगी, बिंदु। ठीक है, इसे बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। जैसे हम लिखते हैं ना बिंदु ए से, बिंदु बी से, तो इन्हें हम किससे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। बिंदु की कोई भी परिभाषा नहीं है फिक्स। समतल पर नुकीले सिरे को रखने से जो भी आकृति बनती है वो क्या कहलाएगी, बिंदु। दूसरा नाम आपको मिलेगा किरण, रे, किरण किसे कहेंगे, एक बिंदु से शुरू करके एक ही दिशा में, किधर है, एक ही दिशा में अनंत बिंदुओं को मिलाते जाएं तो जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। एक बिंदु से शुरू करके एक ही दिशा में बनाते जाएं तो जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, किरण। यानी एक ही दिशा में अनंत बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनी वो क्या होगी, किरण। तीसरा नाम मिलता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड किसे कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी, सीधी दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड। या दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, रेखाखंड।
चौथा नाम मिलता है रेखा, लाइन। किसे कहेंगे? एक बिंदु से एक ही दिशा में जाने पर अनंत बिंदुओं को मिलाएं तो क्या बनती है? किरण। और एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में, यानी इधर भी अनंत बिंदुओं को मिलाते जाएं, इधर भी अनंत बिंदुओं को मिलाते जाएं, तो जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? रेखा। आगे बात समझ में? लिखेंगे बिंदु। पूछता कोई नहीं है ये चीजें, लेकिन ये पता होना चाहिए। लिखें समतल पर नुकीले सिरे से, समतल पर नुकीले सिरे से बनाई गई स्थिति बिंदु कहलाती है। बनाई गई स्थिति बिंदु कहलाती है। और ये ध्यान रखना, नुकीले की कोई परिभाषा नहीं होती है, ठीक है? लिख दो इसी में, बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। दूसरा लिखेंगे किरण, रे, किरण। एक बिंदु से शुरू करके एक ही दिशा में अनंत बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति किरण कहलाती है। एक बिंदु से शुरू करके एक ही दिशा में अनंत बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति किरण कहलाती है। तीसरा लिख दो रेखा, लाइन, रेखा। लिखेंगे एक बिंदु से शुरू करके विपरीत दिशाओं में अनंत बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति, अनंत बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति रेखा कहलाती है। यानी एक बिंदु से शुरू करेंगे और विपरीत दिशाओं में इधर भी अनंत बिंदुओं को, इधर भी अनंत बिंदुओं को मिलाते जाएं तो जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? रेखा। और चौथा लिख देंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती है। ठीक है? सीधी दूरी जो होगी या कम से कम दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। विस्थापन फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहा है ना? अब एडिंग डालेंगे रेखाओं के प्रकार। रेखाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? रेखाओं के प्रकार। अब कॉपी पेन छोड़ दो एक बार। सबसे पहली जो रेखा आती है वो होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक रेखाएं
जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे। क्या रहे? हमेशा बीच की दूरी क्या रहे? समान रहे। इनको कितना ही आगे बढ़ाते जाएं, दूरी हमेशा समान रहती जाए, या आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से न मिले, अंतर हमेशा समान रहता जाए, वो रेखाएं समांतर। नाम से ही पता चल रहा है समांतर, समान अंतर। दो रेखाएं हैं, उनके बीच का गैप हमेशा समान रहे, कितना ही आगे बढ़ाते जाएं एक दूसरे को न काटे हुए रेखाएं समांतर। दूसरा क्या होंगी? असमांतर। असमांतर या इन्हीं को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग। असमांतर यानी नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं या असमांतर रेखाएं, जिनके बीच का अंतर समान न रहे और आगे बढ़ाने पर किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट दे, तो वो रेखाएं कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो समांतर और असमांतर में अंतर क्या हुआ? दो या दो से अधिक रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को न काटे, उनके बीच का अंतर हमेशा समान रहे, तो वे रेखा समांतर। आगे बढ़ाने पर अंतर हमेशा समान न रहे या घटता हुआ जाए, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें, तो वो रेखाएं असमांतर। तीसरी जो होंगी वो होती हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, जैसे देखो ये दो रेखाएं ए बी सी और डी। एक बात और ध्यान रखना, इनके जो साइन है वो और याद रखना। ए बी समांतर का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, दो खड़ी लाइन होता है, ए बी समांतर सी डी। आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे बोल के नहीं कहेगा ए बी और सी डी समांतर हैं, बस इतना ही कहेगा कि ए बी समांतर सी डी। तो समांतर का निशान क्या होता है? दो खड़ी लाइन। इसी प्रकार दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर नहीं है क्या? अगर समांतर होती तो ए बी समांतर सी डी लिखते क्या? समांतर नहीं है तो इनको काट दो। ये निशान किसका बनेगा? असमांतर का, प्रतिच्छेदी का। ठीक है, तीसरा नाम आता है लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। लंब कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है क्या? समकोण को ही बोला जाता है क्या? तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहां अगर 90 डिग्री का कोण बन जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? लंबवत होंगी। और इनको लिखा कैसे जाएगा? सी डी ए बी जो है वो लंबवत है किसके? सी डी के। लंबवत का जो परपेंडिकुलर का जो चिन्ह होता है वो उल्टा टी होता है। ठीक है, उल्टा टी लिखा हुआ मिले, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है वहां कोण कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। तीनों में अंतर पता लग गया। चौथा नाम आता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, समगामी। सम का मतलब है समान, गामी मतलब है जाने वाली, यानी एक ही बिंदु से होकर जाने वाली समान लंबाई की दो से अधिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। दो से अधिक समान लंबाई की रेखाएं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु एक ही हो, यानी एक ही बिंदु से होकर जाती हो और सभी की लंबाई क्या हो? समान हो, वो रेखाएं कौन सी होंगी? संगामी। और लास्ट आता है तिर्यक रेखा।
ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, यानी दो समांतर रेखाएं हैं क्या, उनको अगर कोई तिरछी रेखा काटती है तो ये जो तिरछी रेखा होती है इसको बोला जाता है तिर्यक रेखा। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई भी तिरछी रेखा काटती है तो वो रेखा कौन सी कहलाती है, तिर्यक रेखा। तो रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। समांतर रेखा, दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा समान रहे, आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को न काटे हुए रेखाएं, समांतर रेखाएं। असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखा, दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान न रहे और आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी या असमांतर। और जिस बिंदु पर काटती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तीसरा, लंबवत रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। चौथा, संगामी, एक ही बिंदु से जाने वाली दो से अधिक समान लंबाई की रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखा। और पांचवा, तिर्यक रेखा, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को जो तिरछी रेखा काटती है वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। उतारो जल्दी से। पहला लिखेंगे समांतर रेखाएं, डायग्राम बना दो। लिख दो इसमें आगे, अगर लिखना चाहो तो। बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, बीच का अंतर हमेशा समान रहता है और आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और आगे लिख दो AB समांतर CD, ये नाम और लिख देना, इनके पॉइंट हो गए ABCD। समांतर का निशान होता है दो खड़ी लाइन। दूसरा लिखेंगे असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं। डायग्राम बनाओ। लिख दो, बना दिया डायग्राम। और जिस बिंदु पर काटे वहां लिख दो प्रतिच्छेद बिंदु। जिस बिंदु पर काट रही है डायग्राम में वो बिंदु कहलाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। लिखेंगे अंतर समान नहीं रहता है, अंतर समान नहीं रहता है और आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हैं। आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हैं। लिख दो AB नॉन पैरेलल CD। जो दो खड़ी लाइन है उनको अगर एक तिरछी लाइन से काट देंगे तो ये निशान बनेगा असमांतर का। तीसरा लिखेंगे लंबवत रेखा। बना दो दोनों रेखाएं और जिस बिंदु पर काट रही हैं वहां बना दो 90 डिग्री का कोण। लिख दो प्रतिच्छेद बिंदु पर
प्रतिच्छेद बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रतिच्छेद बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और आगे लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। चौथा लिखेंगे संगामी रेखाएं, संगामी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। चौथा लिखेंगे संगामी रेखाएं, लिखो दो से अधिक समान लंबाई की रेखाएं, दो से अधिक समान लंबाई की रेखाएं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो या एक ही हो, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु उभयनिष्ठ हो या एक ही हो। और पांचवा लिख दो तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ये डायग्राम बना दो, बना दिया। और जो तिरछी रेखा बनाओ उसको लिख दो तिर्यक रेखा। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को जो तिरछी रेखा काटती है, जो तिरछी रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5। कल याद करके आ जाओगे, याद हो गए सभी के? तो साथ साथ तैयार करते हुए चलेंगे। अगला पार्ट आएगा कोण पढ़ेंगे। एक बार मुझे ये बताओ कोण बनता कैसे है? अगर आपसे ये पूछ ले कि कोण बनता कैसे है, ये क्या है? ये क्या है? एक किरण है क्या? ये क्या है? दो किरणें हैं क्या? ये क्या है? दो रेखा एक बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में जा रही हैं। दो कौन सी? संरेख, कोलिनियर। दो संरेख किरणें हैं क्या? कोण बना क्या यहाँ पर? यानी दो संरेख का मतलब एक किरण जहाँ से जा रही दूसरी वहीं से जाए, दोनों संरेख किरणें कहलाएंगी। और ये क्या है? दो असंरेख किरणें हैं क्या? कोण कहाँ पर बना? कोण यही तो है। तो कोण की परिभाषा क्या होगी? दो असंरेख किरणें जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एक ही बिंदु से जाने वाली दो असंरेख किरणें उस बिंदु पर किसका निर्माण करती हैं? कोण का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखना कोण किनसे बनता है? दो असंरेख किरणों से मिलकर बनता है। अब कोण दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोण मिलेगा धनात्मक, एक कोण मिलेगा ऋणात्मक। वो कैसे बनता है भी? अगर प्रारंभिक भुजा, ये प्रारंभिक भुजा है, इससे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कोण बनाएंगे
एंटी क्लॉकवाइज कोण बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर प्रारंभिक भुजा से जो अंतिम भुजा है वो क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी की सुई की दिशा में होगी, दक्षिणावर्त होगी, तो जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। ठीक है, तो धनात्मक कोण हमेशा प्रारंभिक भुजा से किधर बनता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में बनता है। अंतिम भुजा जो होती है वो हमेशा किधर होगी, प्रारंभिक भुजा से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगी, तो कोण क्या बनेगा, धनात्मक। अगर प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में हो तो दोनों के बीच वाला जो कोण होगा वो क्या बनेगा, ऋणात्मक। ठीक है, कोण का पता लग गया कैसे बनता है। दो ऐसरे किरणें जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो उस बिंदु पर किसका निर्माण करती हैं, कोण का निर्माण करती हैं। बाकी करेंगे कल।